Good morning, students. Welcome to all of you in my YouTube channel Knowledge Extra. आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे +1 क्लास से थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का हमारा नाम है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो पीछे का जो प्रीवियस चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। और यहाँ जो लॉज ऑफ मोशन है इसको जो साइंटिस्ट है न्यूटन, उसने सारे लॉ दिए थे। यहाँ जो लॉज ऑफ मोशन है 3 लॉ होते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? जैसा कि तुमने पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है? मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगी? मोशन में। और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना कर पाए, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। नाउ लॉज ऑफ मोशन में तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स। वहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि जो फोर्स होता है दैट इज ए पुल और पुश विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, और चेंज इन डायरेक्शन फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक क्रिकेट बॉल है, वो जैसे ही बैट्समैन ने हिट की तो वो, और क्रिकेट प्लेयर उसको जब कैच करता है तो वो मोशन में होती है, और जैसे ही हाथों में आती है, कैच की जाती है, तो वो रेस्ट में हो जाती है। यानी उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, उसकी जो स्टेट है वो मोशन से रेस्ट में आ गई है। कब? जब हाथों से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। जैसे इसी प्रकार से जब कोई फुटबॉल की बॉल है वो रेस्ट पे है, ग्राउंड पे रखी है, उसको जब किक मारी जाती है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करती है जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है रेस्ट से, और मोशन में हो जाती है। इसी प्रकार से अभी जो फोर्स है जरूरी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर भी दे या पोजीशन को चेंज ना भी करे। अगर हमें पोजीशन को चेंज करवाना तो हमें इस प्रकार का फोर्स लगाना होगा, अनबैलेंस फोर्स, जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने को कैपेबल हो। वरना वो ट्राई टू चेंज करेगा, करने की कोशिश करेगा, दैट इज द फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन। ओके, उसके बाद जो बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता क्या है तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? द लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट किया गया हमने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी एसआई सिस्टम में लीनियर मोमेंटम की, वो क्या हो जाएगी? मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी वो डायरेक्शन जो होती है दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन है यहाँ पर मोमेंटम की रहेगी। वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से मास तो क्या लगा लेंगे हम m1 और वेलोसिटी का L1t-1, दैट इज द डायरेक्शन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब अगर बात करते हैं यहाँ लीनियर मोमेंटम से जुड़े हुए ग्राफ की, यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास है। P इज लीनियर मोमेंटम, M इज द मास एंड V इज द वेलोसिटी। अगर बात करते हैं कि जब मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो जो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन रहेगा? तो मोमेंटम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। व्हेन M इज द कांस्टेंट देन the graph we obtain a straight line at M is constant when the graph between P and V is a straight
light. Here P directly proportional to V. And when V is constant, जब V constant है तो P directly proportional to M. Also the graph shows a straight line at V is equal to constant. और जो तीसरे ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, जब when P is constant, जब P constant रहेगा तो क्या होगा, when P is constant then the mass of two objects having mass m1 and m2, then the at constant momentum, the momentum is constant, then for both bodies P1 is equal to Pt and for P1 is equal to Pt है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1 is equal to m2 v2 and m1 upon m2 is equal to v2 upon v1. Here ये शो होता है कि जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तब जो मास है that is inversely proportional to the velocity. This relation goes to a heavier body have small velocity and the lighter body have large velocity. That means the mass and velocity are inversely proportional to each other when the momentum is constant. तो ये जो तीनों ग्राफ थे ये थे लीनियर मोमेंटम के. इन तीनों के क्या थे आपस में रिलेशन कि कौन सा कांस्टेंट रहेगा तो हमें क्या ग्राफ मिलेगा और क्या इसमें टर्म्स एक दूसरे के वेरी करती है. उसके बाद जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे. न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever an object is continuous in their state of rest or in uniform motion, then it continues its state unless a net unbalance or a compelled force is applied on it to change their state. कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में एज चीज रहेगी. अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट अनबैलेंस फोर्स या ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने को मजबूर कर दे, ऐसा फोर्स जब तक उसके ऊपर ना लगाया जाए तब तक वो अपनी उसी स्टेट में क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए वहां पर हमें अनबैलेंस फोर्स या फिर कॉम्पेल फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहेंगे कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा. एज देयर इज नो फोर्स अप्लाइड then acceleration is zero. That is the explanation of first law of motion. second law की बात करते हैं. second law क्या हो जाएगा, according to second law of motion the time rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the object as F directly proportional to dp upon dt. Here dp upon dt is the rate of change of a linear momentum and F is the external force. According to definition, the time rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. Okay, and the changement of the ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, पीछे से धक्का लगा रहे हैं, दैट मीन्स उसको पीछे से फोर्स दिया जा रहे हैं और गाड़ी इधर जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी. दैट मीन्स जिधर हम फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वो एक्सेलरेट होगी.
इसको अगर एक्सप्लेन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ हम दिखाते हैं कैसे। एक्सप्लेनेशन हमें प्रूव करना होगा F इज इक्वल टू M। इसको कह सकते हैं कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू MA। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास कंसिडर कर लिया है M। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज M and it's move with velocity v, then the linear momentum of object is equal to mv. That is the linear momentum of that object. Okay, and if the change in linear momentum is dp, small change in linear momentum in small time dt, then we can write the time rate of change of linear momentum, that is equal to dp upon dt। ये होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum with respect to time, as from definition f directly proportional to dp upon dt। That means f is equal to k dp upon dt। Here k is the constant of proportionality and it is kept is equal to k in SI system। Therefore हमारे पास क्या होगा, f is equal to dp upon dt। Here p is the linear momentum and from this equation the momentum p is equal to mv। So put the value of momentum in this equation, we get a d upon dt mv। यहाँ से m को हमने बाहर कर दिया है और हमारे पास बच जाएगा dv upon dt। Here dv upon dt, the time rate of change of velocity is known as acceleration, so we can write here ma। dv upon dt हमारे पास बन गया है acceleration, so we proved that the force is equal to ma, the product of mass and acceleration। So here Newton's second law also defined as the product of mass and acceleration। यहाँ अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो अभी बताया था, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को लेकर चलते हैं। यहाँ हमने दो लॉ पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्शन होता है, हमेशा उसके अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। सिंपल वे में इसको कह सकते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स एक्शन इज इक्वल टू reaction। The action and reaction are equal and opposite always। इसको दिखाएंगे हम, अगर F A B that is equal to minus F B। Here it means यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट बॉडी है A, दूसरी है B। जब दोनों कोलाइड करती है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। F A B that means force exert on body A by B and FBA means the force exerted on body B by A। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, आपस में टकराएंगे तो ये बॉडी A इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये B इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। दैट मीन्स फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से इसको हम प्रूफ करेंगे, तो वो जो प्रूफ है क्या लेंगे, यहाँ से हम प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ कंसिडर करेंगे। एक सिस्टम जिसमें हमने दो बॉडी लिए, कोई बॉडी ए एंड बॉडी बी। दो बॉडी हमने कंसिडर कर ली हैं। जब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे, व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी collide to each other,
then their velocity change. जब उनकी velocity क्या होगी, change होगी, and when velocity change then the linear momentum also change. जब दोनों बॉडी टकराएगी तो दोनों की velocity change होगी, velocity change होने के साथ दोनों का मोमेंट चेंज होगा. Therefore the change in momentum of body for body A is dp1 and for body B is dp2. This change in momentum of body in time dt, also the change in momentum of body is in time dt. Here according to law of conservation of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. The vector sum of linear momentum is equal to 0 or a constant. That is the law of conservation of linear momentum. That means P1 plus P2 plus P3 and so on is equal to 0. That's why here the momentum of both bodies dp1 plus dp2 is also equal to 0, and here dp1 is equal to minus dp2. यहाँ पर हम बात करते हैं अब टाइम. नाउ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज dp1 अपॉन dt is equal to minus dp2 अपॉन dt. यहाँ पर अब जो बात है हमारी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, dp1 अपॉन dt is equal to minus dp2 according to second law of Newton. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एज एफ इक्वल टू dp अपॉन dt होता है. दैट मीन्स अगर बात करते हैं फर्स्ट बॉडी के चेंज इन मोमेंटम की, दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू dp1 हो जाएगा. और अगर बात करते हैं तो ये तो है बॉडी ए के लिए, एंड f2 इज इक्वल टू dp2 upon dt for body B. So from this relation we can write this relation as f1 is equal to minus f2. अब यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन बॉडी A is equal to minus H is force on बॉडी बी. अब यहाँ पर जो ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यू टू बॉडी बी